ओके मैं सर। तो कहूंगा कि मेरी सफलता का मूल मंत्र केवल प्रैक्टिस सेट्स है। प्रैक्टिस सेट जब आप लगाते हो, प्रैक्टिस सेट को आप ऐसे नहीं लगाना है कि आपने सेट लगा लिया उसके बाद उसको छोड़ दिया। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उसमें 2 घंटे और हमें खर्च करने होते हैं उसको। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश जायसवाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी टीचर पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अपने अपने फील्ड में अच्छा कर ही रहे होंगे। और आज हम एक नया एपिसोड लेकर आए हैं डी ट्रिपल एस बी की इंट्रोडक्शन सीरीज का, जो कि सेकेंड एपिसोड होगा हमारा। एंड इसमें हमने राहुल गोस्वामी सर को बुलाया है, जिन्होंने दिल्ली के डी ट्रिपल एस बी एग्जाम 2018-19 में 28 रैंक हासिल की थी। एंड सर की कुछ खासियत बताना चाहूंगा। सर इतने जनरस हैं कि इन्होंने पहली बार में हमें बोल दिया था कि हाँ, वो हमारे साथ हमारे चैनल पे आएंगे ताकि लोगों का भला हो सके। तो चलिए मिलते हैं राहुल गोस्वामी सर से। हाय सर, कैसे हैं आप? है। हाँ, मैं अच्छा हूँ। और आप हाँ बताएं। सर, बस हम भी अच्छे हैं सर। सबसे अच्छा पहले अच्छा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी टीचर को सर। थैंक यू। हाँ, तो सर बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करना चाहेंगे ये इंटरेक्शन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर आज का हमारा पहला क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन तो नहीं बोल सकता मैं इसको, बट मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाए सर, जिससे वो जी आपके जी। बारे में एक रफ फिगर बना पाए। तो सर जी जी, प्लीज। मेरा नाम राहुल गोस्वामी है। और मैंने अपना स्कूलिंग जेएनवी से की है, जवाहर नवोदय विद्यालय से। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से किया। और पीजी भी मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जीवाजी यूनिवर्सिटी से ही किया है। और बाकी मैं सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहा था शुरुआत से। तो सीजीएल दिया और सीएचएसएल भी दिया। सीएचएसएल में क्वालिफाई भी हुआ। 29th रैंक भी मेरी आई थी, ठीक ठाक था वो एक्चुअली मेरे लिए। और उसके बाद एक दो और जॉब मैंने दी, जैसे ग्रेड 2 सेकंड जो होता है हमारे यहाँ, एमपी वाला, वर्ग 2 अच्छा। जिसको बोलते हैं, और उसको भी दिया। उसके बाद केबी का भी इंटरव्यू मैंने दिया है, केबी में भी मेरी 150 रैंक समथिंग थी ऐसे। और उसके बाद डी ट्रिपल एस बी, यहाँ भी मेरी 28th रैंक थी। तो अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है जो भी है। ओके सर, तो सर आपने सर केवी का इंटरव्यू फेस किया है क्या? जी, केबी का इंटरव्यू फेस किया मैंने जयपुर में 2019 में। ओके सर, तो ये हमारे लिए सर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम केवीएस के बारे में भी आपसे जान सकें थोड़ा बहुत। और सर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या क्या थे सर ग्रेजुएशन में, ये बता सकते हैं क्या? ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे, मेरे साथ जियोग्राफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, मैंने 3 सब्जेक्ट ले रखे थे। एक्चुअली मैं हिस्ट्री भी लेना चाह रहा था, लेकिन हिस्ट्री और एंड इकोनॉमिक्स को एक साथ आप नहीं ले सकते, इसलिए मैंने हिस्ट्री नहीं लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया था। तो सर आपने बीएड अलग से की थी मतलब? हाँ, बीएड मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन मेरी 2012 में खत्म होती है। उसके बाद ओके। 2013 में मैंने ग्रेजुएशन कर ली, बीएड कर ली। ओके सर, ओके। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि हमारे दर्शकों ने आपके बारे में सर जान लिया होगा। और जी। सर मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ सर आपसे कि सर हम्म आपने सीजीएल की प्रिपरेशन की, सीएचएसएल की उसके बाद ये हम्म। टीचिंग फील्ड में आना, मतलब ऐसे अचानक से कैसे टीचिंग के बारे में मतलब? एक्चुअली क्या है कि जब मैं पढ़ रहा था, सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहा था 2014 में, तो मेरे गुरुजी थे जीपी शर्मा सर। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था, उनका बोलने का स्टाइल या उनका पढ़ाने का स्टाइल मुझे काफी पसंद आया। और फिर मैंने देखा कि अगर मैं खुद की एक जॉब करता हूँ तो मैं केवल अपना विकास करूंगा। और अगर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, भले मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ या फिर मैं टीचिंग जॉब में जाऊं, तो वहां मैं बहुत सारे बच्चों का विकास एक साथ कर सकता हूँ। और मेरे पिताजी भी प्रोफेसर थे डिग्री कॉलेज में, भांडेर में। तो उनसे भी थोड़ा प्रभावित था। कभी कभी मैं उनके पास जब बैठता था तो वो बताते थे कि भाई बच्चों का भला करना चाहिए, उनको ऐसा पढ़ाओ, उनका उनका मतलब आपके वजह से किसी का प्रॉफिट होना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये टीचिंग में एंटर करना मेरे लिए ठीक होगा। वही सर बहुत अच्छी सोच थी सर आपकी। और हम्म। सर जैसे कि मैंने देखा आपकी 28 रैंक थी सर डी ट्रिपल एस बी में। तो सर जी। हमारे लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी ये जानने के लिए सर आपने प्रिपरेशन कैसे की इस एग्जाम के लिए सर? हाँ हाँ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था सीजीएल के लिए, तो उसका जो फर्स्ट पेपर है डी ट्रिपल एस बी का, वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। ओके तो सर। फर्स्ट पेपर तैयार हो गया था। दूसरा तो जो सब्जेक्ट का पेपर है उसको तो पढ़ते ही हैं हम, क्योंकि मैंने बीए किया हुआ था। तो बीए में मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी और 72
परसेंट समथिंग आए थे। जनरली ऐसे नहीं आते बच्चों के बीए में या एमए में। तो ओके मैंने सर। अच्छे से पढ़ाई की, उसमें मैंने किताबों से पढ़ाई की। अच्छा। तो हाँ ठीक है, मैंने ठीक ठाक पढ़ लिया था बीए में। और तो बीए के सर तुरंत आपने बाद मतलब बुक्स कौन सी रेफर्स की, वो थोड़ा बता सकते हैं क्या? मैं महेश प्रणवाल की जो बुक्स हैं हिस्ट्री के लिए एंड ज्योग्राफी के लिए, वो अच्छा सर। मैंने अच्छे से पढ़ी है। उसके अलावा माजिद हुसैन साहब की भी किताबें हैं हम्म। ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, अच्छा सर। उनको मैं पढ़ता हूँ। सविंदर सिंह की है। और वैसे हाँ जनरल स्टडीज के लिए तो मैंने यूनिक पब्लिकेशन जो आता है ना आईएएस के हाँ। लिए, वो भी अच्छा मैंने सर। पढ़ रखा था। हाँ, तो ओके। जीएस मेरी वहां से ठीक हुई। ओके। और सर पार्ट वन के लिए आपने कोई बुक रेफर की थी, या आपकी जो सीजीएल की नहीं, प्रिपरेशन थी पार्ट उसमें क्या? पार्ट वन के लिए मैं आपको सच बताऊं कि मैंने बिल्कुल पढ़ाई की ही हाँ। नहीं थी, क्योंकि पार्ट वन पहले ओके। से मेरा रेडी था। सीजीएल की अच्छा प्रिपरेशन सर। करते करते मुझे क्या है कि इतना अनुभव हो गया था कि टाइमिंग हम्म। भी मेरी आ गई थी। ओके। टाइमिंग के साथ मैं क्वेश्चन कर देता था और एक्यूरेसी भी ठीक ठाक थी। तो बिना पढ़े अच्छा। ही लगभग लगभग सिलेक्शन हो गया था। ओके सर, मतलब ये पेपर वन के लिए बता रहे हैं आप हमको? जी, पेपर वन के लिए, पेपर वन के लिए तो मतलब हम्म। आप अगर एस्पिरेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, हाँ। तो आप सीजीएल के लिए प्रिपरेशन करते हैं, या फिर पेपर वन जो है ना, वो हाँ सर। सीजीएल सीएचएसएल वाले जो बच्चे भी होते हैं जो उनके लिए तैयारी करते हैं, तो उनका हाँ। ऑटोमेटिक तैयार होता है पहले से, उन्हें कुछ नहीं करना हाँ। होता है। हाँ, अच्छा या सर। फिर आप अगर आप करना भी चाहते हैं तो उसका एक हाँ। तरीका है कि आप प्रैक्टिस सेट्स लगाएं। ओके मैं सर। तो कहूंगा कि मेरी सफलता का मूल मंत्र केवल प्रैक्टिस सेट्स है। प्रैक्टिस ओके। सेट जब आप लगाते हो, प्रैक्टिस सेट को आप ऐसे नहीं लगाना है कि आपने सेट लगा लिया उसके बाद उसको छोड़ दिया। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उसमें 2 घंटे और हमें खर्च करने होते हैं। उसको हमें देखना होता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं आया, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और उसको हम बाद में पूरा देखते हैं। वैसे मेरे साथ तो शुरुआत में ऐसा होता था कि मैथ्स के क्वेश्चन में 100 में से 60 65 बन जाते थे, 35 क्वेश्चन में नहीं मैं कर पाता हाँ। था। तो फिर मैं क्या करता था कि बाकी के 35 क्वेश्चन को मैं देखता था कि उनको किया कैसे है। और करने के बाद शुरुआत में तो इतना नहीं कर पाता था, क्योंकि 35 क्वेश्चन को आप सीखना या पूरे टॉपिक 35 एक दिन में सीखना तो पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने किया तो वो 35 से 25 आ गए, 20 आ गए, फिर 20 क्वेश्चंस के मैं टॉपिक देख लेता था। मान लो कि पाइपलाइन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो शुरुआत में हाँ। बहुत कठिन लगते थे, अच्छा सर। है ना। नल एंड हाँ। पाइप वाले वो जो है ना, बोट एंड स्ट्रीम वाले वो वाले क्वेश्चन, हाँ। क्योंकि वो थोड़े से टिपिकल होते हैं, उसको दिमाग में आपको समझना होता है। अच्छा। पर उसके बाद वो क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा सरल लगने लगे। वो टॉपिक मैंने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। सर ये प्रैक्टिस का ही नतीजा है मतलब है? हाँ, केवल आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाने, प्रैक्टिस सेट्स जितना आप लगाओगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट्स लगाओगे और उनकी तैयारी करोगे, एक प्रैक्टिस सेट को आप पूरा लगाना है, 100 में से 100 क्वेश्चन। ओके सर। बस ये है। तो इससे ऐसा हमारा टाइम मैनेजमेंट भी होता रहेगा? टाइम मैनेजमेंट होता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि शुरुआत में जब हम पेपर करते हैं, हम्म। कोई हम सेट्स लगाते हैं, तो उसको हम 2.5 से 3 घंटे में लगाते हैं, जबकि हमारे पास टाइम होता है केवल 2 घंटे का। हाँ सर। हमें क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, लेकिन हम इतना टाइम उसमें लगाते हैं कि उसका कोई, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम आधे क्वेश्चन ही कर पाए हैं या 60% क्वेश्चन ही कर पाए हैं, फिर हमारा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। सही बात है। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ट्रिपल एस बी में आपको बताऊं कि टाइम मैनेजमेंट का ही पूरा खेल है। सही बात। क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्लॉट्स बने होते हैं। एक पोर्शन जो 20 20 नंबर के होते हैं, एक पोर्शन खुलने के बाद जब वैसे वो बंद होता है तो दूसरा दोबारा वो खुलेगा नहीं। अच्छा। ऑनलाइन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको सर ये 20 थोड़ा अच्छे क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप ये क्या बताना चाह रहे हैं कि 20 क्वेश्चन मतलब खुलते नहीं है फिर? होता क्या है कि 20 20 नंबर के पोर्शन होते हैं। 20 नंबर का रीजनिंग होता है, 20 नंबर का मैथ होता है, 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की जीएस। ठीक है। यस और सर। ऐसे ही आपका जो सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो भी है, उसमें भी 20 20 नंबर के ऐसे स्लॉट्स रहते हैं। ठीक है। तो होता अच्छा। क्या है कि जो 20 नंबर का कोई भी, जैसे मैं आप मैथ मैथ या रीजनिंग को लेके मानिए, ठीक है, आपने मैथ्स लिया, मैथ्स के आपने 20 क्वेश्चन किए, या 20 में से जितने भी आपको आते हैं उतने क्वेश्चन आपने कर लिए। उसके बाद आपने रीजनिंग खोल लिया, तो अच्छा। आप चाह कर भी वापस मैथ्स में नहीं जा सकते। ओ, वो ये एक भी बार दिक्कत क्लोज है हो सर गया ये तो तो। हो गया। हाँ, ये समस्या है। अच्छा। अधिकांश स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं रहती है। वो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, उनको आता भी है, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं 10 10 10 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के कर लेता हूं पहले, उसके बाद हाँ। मैं दोबारा आके करूंगा। तो ऐसा हाँ। पॉसिबल इसमें नहीं हो पाता है। आपको एक बार में ही करने हैं, और उतने ही करने हैं जितने आपको आ रहे हैं। ओके। आपको ज्यादा भी नहीं करने, क्योंकि ज्यादा के चक्कर में आप समय ज्यादा बर्बाद कर देंगे। ओके। और सर इसमें आपको हम समय, स्किप भी कर सकते हैं क्या, मतलब कि हम जैसे एक पोर्शन को छोड़ के दूसरे में चले जाएं, ऐसा कुछ?
नहीं, आपके सामने जो पोर्शन एक बार खुल गया, आप हाँ उसको स्किप नहीं कर सकते। ओके सर, मतलब सबमिट करके ही हाँ, आगे बढ़ना है अपने को। हाँ, सबमिट करके ही आगे बढ़ना है। हो सकता है आपके सामने खुल गया पहला क्वेश्चन, और उसके हाँ बाद आपने कहा कि नहीं, इसको हम नहीं खोलते हैं, तो सारे 20 हाँ आपके चले जाएंगे। ओके सर, ये भी हाँ, है। हाँ, ये तो समस्या है थोड़ी सी। सर ये बहुत अच्छी चीज चीज बताई आपने सर। तो इससे शायद हम्म, हमारे दर्शकों को बहुत फायदा होगा, जो भी अपकमिंग डीटर बेस्ड का एग्जाम आने वाला है उससे तो। और वही वही। सर मुझे उम्मीद है कि अब दर्शकों को समझ में आ चुका होगा कि उनको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी चलनी चाहिए। आप एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगा, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके। मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके आप सेट्स लगाइए। ओके। आप मतलब पता नहीं, मैंने अधिकांश स्टूडेंट्स को देखा है, वो पहले सोचते हैं कि मैं पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा। पहले ओके मैं सर। तैयारी कर लेता हूँ, तैयारी कभी होती नहीं है आपकी। आपको तैयारी के साथ साथ अपने प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, और प्रैक्टिस सेट पर डे एक लगाओ। मैं आपको बताऊं, मैं क्या करता था कि मैं सुबह उठता था 6 बजे, हाँ फ्रेश फ्रेश होने के बाद, चाय पीने के बाद मैं 7 बजे उठ के, मेरा मतलब ऐसा था कि मुझे सेट लगाना है, मुझे आनंद आता था सेट लगाने में। मैंने एक सेट लगाया 7 से 9 के बीच में, 2 घंटे का होता था, उससे पहले सीजीएल या सीए जैसा जो भी है। तो अच्छा। 2 घंटे में अपना सेट लगाया, उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया, रेस्ट किया। हाँ फिर 2 घंटे उसमें फिर से मैंने उसको चेक किया, कौन से क्वेश्चन मेरे आए, कितने मेरे नंबर बने, कौन सा सेट मैंने कितने मतलब जो भी सेट है उसके जो पोर्शन होते हाँ थे, कौन सा हाँ पोर्शन कितने समय में किया, और उसमें कितने हाँ नंबर मेरे आए। बस ओके। ये स्ट्रेटजी आपकी होती है, ये आपको बताती है कि आपको कितने आगे अभी और जाना है। ओके सर। तो सर इससे मेरे को जो समझ में आ रहा है कि हम पार्ट 1 में अगर ज्यादा स्कोर कर लेते हैं तो पार्ट 2 के लिए हम आराम से क्वालिफाई होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब उनके मेरे पास हिसाब टाइम से तो ज्यादा है। पार्ट वन आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कठिन वो हाँ नहीं होता है ना। अच्छा। क्योंकि उसका जो लेवल होता है, मैथ्स है या रीजनिंग है या हम्म हिंदी इंग्लिश जो भी है, हम्म उसका लेवल कम ही होता है, सीएचएसएल से भी कम होता है मेरे हिसाब से। ठीक है। अच्छा सर। तो कोई भी बंदा है वो 10-10 मार्क्स तो बड़े आराम से स्कोर कर ही सकता है। लेकिन अच्छा थोड़ा सर। भी अगर आप अच्छे से करेंगे, तो हाँ 15-15 मार्क्स बड़े आराम से आप ला सकते हो, जीएस को छोड़ के। जीएस का थोड़ा लेवल अच्छा होता है, लेकिन फिर हाँ भी आप 70 मार्क्स तो बड़े आराम से ला सकते हो। 70 आपके यहाँ आ गए, और हाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपके मान लो 50 नंबर भी आ गए, तो 120 मार्क्स होते हैं। 120 मार्क्स पे तो मुझे लगता है आपकी फर्स्ट या सेकंड रैंक ही होगी। अच्छा ऐसा। और सर मोस्ट हाँ। प्रोबेबली कट ऑफ कितनी गई होगी, आपको कुछ आइडिया है क्या इसका? ऐसे निकालते तो है नहीं ये कट ऑफ, मतलब। हाँ, कट ऑफ वैसे बताते नहीं, लेकिन होता क्या है कि आपकी जो रैंक होती है, लास्ट रैंक हाँ जिसकी है, हाँ सर। उसके मार्क्स कितने हैं, ऐसे जनरली ऐसे पता चल जाता है। कि मेरे हिसाब से 2018 में जब मैंने एग्जाम दिया था, हाँ तो उसका कट ऑफ 91 की समथिंग गया था, सोशल साइंस का। ओके। हाँ तो सर मतलब 80 तो लेकर आने ही होते हैं। हाँ, 80 तो आप कंपलसरी है, 80 मार्क्स लाना। लेकिन फिर मैं हाँ कहूंगा कि कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, हर किसी के पास हाँ आजकल एंड्रॉइड फोन है, फैसिलिटीज हम्म बढ़ गई हैं, ऑनलाइन हाँ क्लासेस भी चल रही हैं। हाँ तो सर। अब तो स्थिति थोड़ी बदल जाएगी, आप कट ऑफ मान के चलिए 100 से ऊपर। ओके सर। बट हाँ, मैं दर्शकों को अपने एक और चीज बताना चाहूंगा कि DSSS में एक और क्राइटेरिया होता है कि उनके पार्ट 1 में 40% होंगे तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी, एंड जी, पार्ट 2 में 40% होंगे तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी। बिल्कुल, इसका वो मतलब सेक्शनल ये है कट ऑफ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। हम्म, तो ठीक है सर, उम्मीद बस यही है कि लोगों को समझ आ गया होगा सेक्शनल कट ऑफ का क्राइटेरिया भी, और टिप्स भी मिल गए बिल्कुल। होंगे आपसे कि क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। हम्म, और सर सब जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन सर पूछना चाहूंगा आपसे सबसे पहले तो, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि आपने जैसे बताया कि आपने केवीएस का इंटरव्यू फेस किया हुआ है। हम्म, तो और शायद केवीएस में आई गेस 150 के आसपास आपकी रैंक आई थी ना सर, शायद उस हाँ, फिर हाँ, आपने ज्वाइन नहीं किया था उसको। मैंने ज्वाइन नहीं किया, मुझे हाँ तुमकूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में मिला था वो। अच्छा तो सर। बहुत दूर था मेरे घर से। हाँ ठीक है सर, कोई नहीं। तो हाँ, ज्यादा सर ये आपका जो केवीएस का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था उसके बारे में सर बताइए कि मतलब इंटरव्यू हॉल में क्या हुआ जयपुर में ये सब। इंटरव्यू, हाँ, बिल्कुल सही करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका भी है। एक्चुअली मेरा पहला हम्म, इंटरव्यू था मेरी लाइफ का, और अच्छा इंटरव्यू था। उन्होंने मुझसे हम्म, पूछा, जियोग्राफी के बारे में ज्यादा पूछा था। उन्होंने पूछा था कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो हम्म, पश्चिम की तरफ बहती हैं, पूरब से पश्चिम, क्योंकि पश्चिम से ओके। पूर्व तो अधिकांश नदियां हैं भारत में। हाँ तो मैंने उन्हें 4-5 नदियां बताई, मैंने हाँ नर्मदा, ताप्ती, हाँ और उसके अलावा जो पश्चिमी घाट से जो नदियां बहती हैं, 3-4 नदियों के बारे में बताया, जैसे पेरियार हम्म, नदी है, शरावती नदी है। हम्म, और उसके अलावा
उनका मेन फोकस होता है कि आप इंग्लिश में कितना बोलते हो। ओके सर। आपको कितना ज्ञान है उससे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस कैसे करते हो पहली बात, और आपको इंग्लिश का कितना ज्ञान है। क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग होगी हाँ। वो नॉर्थ इंडिया में हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। आपको पहली पोस्टिंग आई थिंक साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में या साउथ में देंगे, तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप बाइलिंगुअल पढ़ाएं। और सर उन्होंने आपसे कोई डेमो में भी लिया था क्या, या मतलब कुछ ऐसा हुआ? हाँ, डेमो ही है। उन्होंने मैप बनाने के लिए बोला कि आप मैप बनाइए भारत का। हाँ। फिर मैप पे आप शो कीजिए कि कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ है। शरावती नदी एक्चुअली है कहाँ, कर्नाटका में है, तो आपको कर्नाटका पता होना चाहिए। पेरियार नदी कहाँ है, अगर केरला में है तो केरला का आपको पता होना चाहिए। अच्छा। मैं एक्चुअली क्या है कि उस समय नर्मदा को भूल गया था, भूला नहीं था, मुझे लगा कि मतलब जनरल होता है ना, सबसे बड़ी नदी हर किसी को पता होता है, तो मैंने हाँ। नर्मदा नदी बताई नहीं। बाकी मैंने अच्छा। जो भी छोटी मोटी नदियां होती हैं, बनास नदी वगैरह बता दी, छोटी छोटी, जो हाँ। अधिकांश लोगों को पता नहीं होती। हाँ। तो वो मुझसे बोलते हैं कि आपने नर्मदा नदी तो बताया नहीं, और नर्मदा नदी पे तो इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैंने कहा सर मैं वो वैसे ही ध्यान नहीं रहा, या फिर मैंने इसलिए नहीं बताया हाँ, नर्मदा नदी का, कि जो जनरली हर किसी को पता होता है। सही बात। तो हाँ, वैसे जो भी इंटरव्यूअर मेरे थे वो ठीक, उनका माहौल अच्छा था। हाँ, एक व्यक्ति जो वहाँ होता है, जो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं अच्छा। बोलते समय, या जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तब आप उसको कैसे सुनते हैं। अच्छा। आपके आपके एक्सप्रेशन वो रीड करता है। वो इम्पोर्टेंट है कि आपको डरना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो बोल दीजिए सर कि इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि हर किसी को संसार का सारा ज्ञान तो रहता नहीं है। आप प्यार से बोल जी। दीजिए कि सर मुझे नहीं आता है। आप मतलब ऐसा मत क्रिएट, कुछ भी मतलब गलत सलत नहीं आपको बोलना है बस। अच्छा, पोलाइटली मना कर सकते हैं, कोई वो नहीं है बिल्कुल कोई घबराने की। दिक्कत नहीं है, हाँ। तो सर इसी नोट पर हम ये खत्म करते हैं इंटरव्यू अभी। एंड सर आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत अच्छा गाइडेंस मिला हमको हमारे DSSB के वीडियोस के लिए थैंक यू। सर। और उम्मीद थैंक यू करता हूँ रितेश। कि हमारे दर्शकों को बहुत फायदा होगा इस वीडियो से भी। थैंक यू सर, आपको हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।